हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में बताया था और अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवधारियों में ज़्यादा कॉमन है उसके बारे में आपको चर्चा की गई थी, बताया गया था। इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा लैंगिक जनन जो जनन का दूसरा पार्ट है या दूसरा प्रकार है उसके बारे में बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी भी जीवधारी में मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन्स का होना, जनन अंगों का होना आवश्यक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक फ्लावर का फिगर लगा है, इसमें आप देख सकते हो कि एक ऐसा फ्लावर है जो द्विलिंगी है, अर्थात इसमें नर तथा मादा दोनों जननांग इस पुष्प में दिखाई दे रहे हैं। फूल में भी ऐसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, और ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग अलग पुष्प में तथा मादा जननांग अलग पुष्प में पाया जाता है उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या हैं, एग्जाम्पल्स जानने की आपकी इच्छा होगी कि आखिर एकलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों में जैसे कद्दू, ककड़ी, खीरा, लौकी, इन सभी में एकलिंगी फूल लगते हैं। पपीता में, इन सभी में एकलिंगी फूल लगते हैं, अर्थात मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। नर फूल में नर जननांग जिसको आप पुंकेसर कहते हो या एंड्रोशियम कहते हो वह होता है, और मादा पुष्प में गायनीशियम या जिसको आप जायांग कहते हैं अथवा स्त्री केसर कहते हैं वो मादा पुष्प में पाया जाता है। तो मादा पुष्प और नर पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं अथवा कुछ पुष्पों में नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प में सामूहिक रूप से हो सकते हैं। जैसे ये जो है क्रूसीफेरी फैमिली के जो पौधे होते हैं, जैसे सरसों है, मालवेशी फैमिली में गुड़हल है। तो जितने पुष्पी पौधे हैं इन पुष्पी पौधों को हम दो रूपों में बांट सकते हैं। कुछ एकलिंगी पुष्प वाले होते हैं, कुछ द्विलिंगी पुष्प वाले होते हैं। तो लिंगी से अभिप्राय है नर तथा मादा जननांग दोनों का होना। जब किसी पौधे में पुष्प खिलता है तो पुष्प किसी पुष्प का जनन अंग होता है। पुष्प किसी पौधे का जनन अंग होता है और उस जनन अंग में नर तथा मादा जननांग होते हैं और इसके माध्यम से जनन क्रिया होती है। पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं उस पुंकेसर में परागकणों का निर्माण होता है। जो स्त्री केसर होता है उसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, और परागण क्रिया के माध्यम से जब परागकण पुंकेसर के पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो वहाँ पर परागकणों के अंकुरण के फलस्वरूप पराग नलिका का निर्माण होता है, और पराग नलिका के माध्यम से जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका तक पहुंचकर उसको निषेचित करता है। निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होता है उससे फल का निर्माण होता है। बीज को पुनः जब हम जमीन में आरोपित करते हैं तो उस बीज के अंकुरण के फलस्वरूप नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम पौधों में लैंगिक जनन कह सकते हैं। पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प आवश्यक है, और ऐसा पुष्प जिसमें नर तथा मादा जननांग हो अथवा उसी पौधे में दो जगह फूल लगते हों, नर पुष्प और मादा पुष्प। पुंकेसर के पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के माध्यम से परागकणों का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो स्त्री जनन अंग है जिसको अंडाशय कहते हैं उसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है जिसमें अगुणित अंड कोशिका पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चे कि जो गैमिट बनते हैं या जो युग्मक बनते हैं ये हमेशा अगुणित होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो
पुष्प में या पौधों के सापेक्ष अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करें तो पौधों में जो पराग कोष होते हैं उसमें जो पराग कण को उत्पन्न करने वाली मातृकोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री क्रिया कोशिका विभाजन क्रिया के माध्यम से पराग कणों का निर्माण होता है जो अगुणित होते हैं। इसी प्रकार जो अंडाशय है उसके अंदर कि जो अंडजन कोशिकाएं होती हैं वो अंड कोशिका का निर्माण करती हैं जो अगुणित होता है अर्थात गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। और परागण और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जब अंड कोशिका से नर युग्मक के केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जो अंडाशय है वो ओवरी जो होती है वो फल के रूप में बदल जाती है। पुष्प के शेष भाग समाप्त हो जाते हैं और फिर वह एक फल के रूप में होता है। फल के अंदर बीज होते हैं, उस बीज को अंकुरित करके हम नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। ये लैंगिक जनन की जो विधि है ये केवल ऐसे पौधों में होती है जिसमें फूल लगते हैं। फिर आप इसमें देख सकते हैं बच्चे स्क्रीन पर कि एक पुष्प है और इस पुष्प में परागकोश और स्त्री केसर दोनों की संरचना दिखाई गई है। परागकण परागकोश से निकलते हैं, स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, स्त्री केसर में जा कर के और वहाँ परागकणों के अंकुरण के फलस्वरूप बीजांड में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर अंड कोशिका को निषेचित करते हैं। निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वो बीज के रूप में परिवर्तित होता है जो अंकुरित होकर के नए स्पोरोफाइट पौधे को जन्म देता है। जितने भी पुष्पी पादप होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, उनके मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या दूनी होती है, लेकिन उनके जो युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं अर्थात उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नर युग्मक में भी और मादा युग्मक में भी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। बच्चे इसी प्रकार से जिस तरह से पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया होती है इसी तरह से जो जंतु होते हैं इन जंतुओं में भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल ऑर्गन्स का होना जंतुओं में भी जरूरी है। जंतुओं में लैंगिक जनन के लिए युग्मक जनन की क्रिया होना आवश्यक है। जंतुओं के रूप में हम अगर मनुष्य के सापेक्ष बात करें तो मनुष्यों में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में होते हैं। पुरुषों में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें टेस्टिस या वृषण जिसको कहते हैं वो होता है और स्त्रियों में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है जिसको अंडाशय कहते हैं। जो टेस्टिस और ओवरी हैं ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं मनुष्यों के। मनुष्यों में जो मेल होता है उसके टेस्टिस में एक निश्चित अवधि के बाद आफ्टर मैच्योरेशन स्पर्म फॉर्मेशन होने लगते हैं। यौनारंभ के समय उनके टेस्टिस शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। इसी तरह से फीमेल में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एग फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं और एग और स्पर्म जनन क्रिया के माध्यम से आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं। मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह जाइगोट द्विगुणित होता है। बच्चे जैसा कि मैंने अभी अभी आपको प्लांट्स के बारे में चर्चा किया कि जो गैमिट होता है वो डिप्लॉयड नहीं होता, हैप्लॉयड होता है। इसी तरह से पुरुषों में भी जो मेल स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वो अगुणित होता है, मतलब उसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र 23 होती है। इसी तरह से फीमेल की जो अंड कोशिकाएँ होती हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या मात्र 23 होती है। जब ये निषेचन क्रिया के माध्यम से शुक्राणु का केंद्रक और अंड कोशिका का केंद्रक आपस में मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। इसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं। युग्मनज एक कोशिका होता है परंतु इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र बनते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्रिया के माध्यम से, भ्रूणी परिवर्धन क्रिया के माध्यम से भ्रूण का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। यह एम्ब्रियो कई अवस्थाओं से गुजरते गुजरते अंत में ये परिवर्धित होता है, माता के गर्भ में परिवर्तित होता है गर्भाशय में,
और परिवर्धित होकर के अपनी एक निश्चित एम्ब्रियोनिक पीरियड डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड है, उसको पूरा करने के बाद एक शिशु के रूप में पैदा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन या जनन पद्धति है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का होना जरूरी है। आपके इस चैप्टर में सभी जीवधारियों में लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं को एक समान रूप से समझाने की कोशिश की गई है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें हैं 12 की, उसमें जो अगला चैप्टर है उसमें आपको स्पेशली पुष्पी पौधे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, पुष्पी पादप हैं, उनमें लैंगिक जनन की क्रिया को डिटेल में बताया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। थैंक्स।